हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MTA GK क्यूज। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग के पार्ट 40। यदि आप लोग इससे पहले के पार्ट नहीं देखें तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर उन्हीं क्वेश्चन का सिलेक्शन करता हूँ जो आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिए और वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन है, 11 सितंबर 2023 को शाम 5:58 से लेकर 13 सितंबर 2024 को शाम 5:59 तक की अवधि का समय ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है? समय ज्ञात करना है। तो समय कैसे निकलेगा? यहाँ पर देखो, आपका ये समय दिया हुआ 11:09, यानी 11 तारीख 9वां महीना 23 को शाम से लेकर इतना था और डेट आपको ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ क्या करना है? समय को माइनस कर लेना। ये तो 2024 है, 9 महीना 13 तारीख, टाइमिंग है 5:49 PM दिया हुआ है। उसके बाद 2023 दिया हुआ है, 9वां महीना 11 तारीख है और ये आपको डेट दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमको माइनस करना है, ठीक है। 9 में से 8 गया 1, ठीक है। 9 में से 8 गया 1। अब यहाँ पर ये 4 है तो 4 तो इसमें से माइनस होगा नहीं, तो यहाँ से ये हमको पैसा लेगा, ठीक है। ये क्या करेगा? पैसा लेके यहाँ घटाया तो 5 आया। तो इसको क्या करना है? बस आपको माइनस कर लीजिएगा तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, जब घड़ी में शाम के 5:49 का समय हो रहा हो तो घंटे और मिनट की सुई के बीच बने कोण निकालना है। तो यहाँ पर मैं आपको क्या बताता हूँ हर वीडियो में कि जब भी आपसे थीटा निकालने के लिए पूछ दिया जाए तो एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने क्या बताया है कि 30h - 11/2। एंगल निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, हर एक वीडियो में बताता हूँ कि 30h - 11/2m। एच का मतलब होता है घंटा, एम का मतलब होता है मिनट। अब इसमें हमको बैठाना है 30 गुने 5 माइनस करेंगे 11/2 और गुने 49, ठीक है। तो 30 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको हम गुना करेंगे, 11 में 49 है तो इसको गुना करेंगे, यानी 49 में हम गुना करेंगे तो 9 × 4 = 13 और 4 × 1 = 5 हो जाएगा और डिवाइड बाई 2 करेंगे, यानी हमको 539 आया था। 150 - 539 और डिवाइड बाई 2। इसमें हम 2 से भाग देंगे, 2 से इसको पहले भाग दे देते हैं तो कितना आएगा? 2 दूनी 4, 2 × 6 = 12, 2 × 9 = 18 और 2 × 5 = 10। इसमें से हम 150 क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे। तो ये 5 का 5 हो गया, ये 9 का 9 हो गया, 1 1, यानी 119.5। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो मैंने आपको जो फार्मूला लिखा है आप लोग उसे लिख कर याद कर लीजिएगा। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करना है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि एक बार नंबर हॉरिजॉन्टल लिखते हैं और एक बार नंबर हम वर्टिकल लिखते हैं। जैसे ये 1 2 3 4, उसी प्रकार से 2 3 4, यानी ऊपर और नीचे दोनों तरफ सेम है। तो 4 का स्क्वायर लिखते हैं प्लस 3 का स्क्वायर लिखते हैं, 2 का स्क्वायर लिखते हैं और 1 का स्क्वायर लिखते हैं। तो ये 16 + 9 + 4 और +1, 16 9 25, 25 से 4 29, 29 से 1 30 हो गया। उसके बाद 30 31 32 33, फिर छोटा वाला 34 35 36, यानी टोटल मेरा कितना हो गया? 36 हो गया। तो 36 किस में है आपका? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, दी गई चित्र में वर्गों की संख्या काउंटिंग करना है। तो जब भी आपको इस प्रकार से वर्ग दिया हुआ है, यदि आप इसको 4 भाग में बांटते हैं, 1 2 3 4, तो ये टोटल बन जाता है 5, क्योंकि एक बड़ा वाला हो जाता है। 1 2 3 4, एक ये बड़ा वाला, तो टोटल कितने मेरे पास वर्ग होंगे?
टोटल 5 हो गए। ठीक है, टोटल मेरे पास 5 सर्किल हो गए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसे समझ गए होंगे। तो ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा मेरा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, पंप की क्षैतिज दर्पण छवि क्या होगा? तो मैंने एक वीडियो में मैंने आपको बताया है कि दर्पण में 2 कंडीशन होता है। कौन कौन सा कंडीशन होता है? दर्पण में एक आपको क्षैतिज हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? क्षैतिज होता है। एक आपको पार्श्व होता है। ठीक है, तो पार्श्व और क्षैतिज में क्या होता है? क्षैतिज बोलेगा तो आपको दर्पण इस प्रकार से रखना है, लेकिन पार्श्व बोलेगा तो आपको दर्पण इस प्रकार से रखना है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। क्षैतिज बोलेगा तो दर्पण इस प्रकार से, और पार्श्व बोलेगा तो इस प्रकार से रखना है। ये क्षैतिज के लिए और ये पार्श्व के लिए है। तो यहाँ पर प्रश्न में क्या बोला है? पी और पंप लिखा हुआ है, PU। पंप को हमको क्षैतिज के रूप में बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर पंप दिया हुआ है PUMP, पंप दिया हुआ है। और क्षैतिज बोलेगा तो मैंने बताया कि क्षैतिज के लिए दर्पण को हम इस प्रकार से रखते हैं। अगर पार्श्व बोलेगा तो पार्श्व हम इस प्रकार से करते हैं। इसमें लेफ्ट और राइट होता है, राइट वाले लेफ्ट में चले जाएंगे। इसमें टॉप से बॉटम आता है, यानी ऊपर नीचे वाले बदलते हैं। तो ये PUMP है, तो ये जो डंटी नीचे की ओर है ये कहाँ चले जाएंगे? ऊपर की ओर चले जाएंगे। तो ये हमारा सेम का सेम है, नहीं होगा। उसके बाद ये U जो है ये सेम का सेम है, नहीं होगा। अब हमारा यही दोनों में से कोई एक हमारा सही होगा। तो ये हमारा P हमारा इस प्रकार से बन जाएगा, U हमारा इस प्रकार से हो जाएगा, और M जो है ये W बन जाएगा। उसी प्रकार से हमारा P इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ये M तो गलत हो जाएगा, यानी ये वाला हमारा सही है, बॉक्स नंबर C, यानी ऑप्शन नंबर D हमारा राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पेस्ट की पार्श्व दर्पण। अब पार्श्व बोला, इसका मतलब हमको दर्पण ऐसे रखना है। ठीक है, दर्पण को इस प्रकार से रखना है। यहाँ पे लिख देते हैं पेस्ट, PEST, पेस्ट। तब हमारा क्या करना है? दर्पण हमारा बनाना पेस्ट का PEST, यहाँ रखते हैं दर्पण। तो दर्पण के लिए अब ये जो T है ये T का T रहेगा, ये S का S बन जाएगा, और E हमारा पलट जाएगा, P भी पलट जाएगा। अब यहाँ पर मिला लो, ये पहले हमारा T होगा तो ये तो होगा नहीं। अब ये T हमारा ये मिला हुआ, ये T होगा नहीं, ये T उल्टा, यानी ये वाला मेरा सही है, बॉक्स नंबर B, यानी ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। और ये वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो को हमेशा शुरू से लास्ट तक देखिए। यहाँ पर मेरे को कुछ क्रम दिया हुआ है, इन श्रृंखला के दूसरे भाग को उल्टा कर दिया जाए तो उसमें ठीक पहले एक वर्ण और ठीक बाद एक चिन्ह होने वाली कितनी संख्या है? यहाँ पर क्या बोला है कि दूसरे भाग को उल्टा कर देंगे, यानी टोटल जितना भी होगा उसको पहले 20 में से हमको डिवाइड करना होगा। तो टोटल कितने हैं वो पहले देखो, ये 3 है, R है, H है, 2A डॉलर है, K 5%, T 7 and NY plus X B / L Q @1, यानी कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 है, टोटल 22 है। यानी कहने का मतलब है पहले 11 पार्ट को हम ऐसे ही लिख लेंगे
और सेकेंड दूसरे भाग को क्या कर देना, उल्टा कर देना है। ठीक है, पहले भाग को सिर्फ ऐसे ही रखना है। तो पहले भाग को हम ऐसे ही रख देते हैं, उसमें हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। ठीक है, पहले कितने 11 पार्ट जितना है मेरा बच्चा उसको इसी प्रकार से रख देंगे। तो 11 पार्ट गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ तक मेरा सही है, यानी 7 तक ला मेरा 11 पार्ट हो गया। बाकी पार्ट को हम यहाँ से पलट के लिखेंगे। तो शुरुआत करेंगे 1 @ QL SLS B X + Y N एंड, यानी मेरा 22 हो गया। अब यहाँ पूछा है उसमें ठीक पहले एक वर्ण और ठीक बाद एक चिन्ह होना चाहिए, यानी पहले हमको एक अल्फ़ाबेट कोई होना चाहिए, उसके बाद एक चिन्ह होना चाहिए। तो देखते हैं पहले अल्फ़ाबेट। इसमें अल्फ़ाबेट हम ये है, लेकिन यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है। यहाँ अल्फ़ाबेट है, यहाँ पर एक चिन्ह है, यानी हमको एक ये मिल गया। ये अल्फ़ाबेट है लेकिन ये नंबर है तो नहीं होगा। उसके बाद ये 1 है ना, ये हमारा 7 के बाद 1 था इसमें, हाँ तो ये नहीं होगा। हमारा ये अल्फ़ाबेट है, ये चिन्ह है, तो एक हमको और मिल गया। उसके बाद ये हमारा एक और मिल गया और एक हमारा ये और मिल गया। 1 2 3 4 हो गया। तो 4 इसमें नहीं है, ये नहीं होगा, 3 होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, यदि उपयुक्त श्रृंखला का पहला आधा हिस्सा यानी फर्स्ट हाफ उलट दिया जाए तो बाएं से 10वें पद के बाएं से 5वां पद आपको निकालना है। तो पहले पार्ट को पलट देंगे। तो टोटल कितना है पहले इसमें हम काउंटिंग कर लेते हैं। कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 है टोटल मेरे पास 22 बचा हुआ है। तो हम 22 में से पहले पार्ट 11 को पलट देंगे। ठीक है, तो पहले इसको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी यहाँ से लेके पहले पार्ट को हमको क्या करना, पलट देना। तो शुरू करेंगे 7 से 7 T % 5 K $A 2 H R 3। अब ये पूछ रहा है कि बाएं से फिर 10 है, उसके बाद फिर 5 है। जब इस प्रकार से पूछे तो दोनों सेम रहेगा तो माइनस कर देंगे और रिजल्ट हमेशा पहले वाले पे लिखते हैं। यानी बाएं से 10 में से 5 गया 5, यानी हमको बाएं से 5वां काउंटिंग करना है। 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पर हमको के आ गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, आपको एक प्रश्न और 2 कथन दिए गए हैं। निर्णय कीजिए कि कौन से कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक या पर्याप्त हैं। प्रश्न है कि बैग ए बी सी और डी में से कौन सा सबसे हल्का है। जो सबसे हल्का होगा वो नीचे होगा, जो सबसे भारी है वो ऊपर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया कि बी ए से अधिक भारी है, ए से अधिक भारी हो गया। फिर बोला कि ए सी और डी से, ए जो है सी और डी से, यानी ए जो है वो सी और डी से हल्का है, सी और डी से हल्का है। तो क्वेश्चन पूछा सबसे हल्का कौन है, तो सबसे हल्का तो हमारा ए आ गया, यानी दोनों मिला दिए तो हमको कथन बन गया। तो 1 और 2 दोनों आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें भी आपको प्रश्न दिया हुआ है और कथन से बनाना है। तो पूछ रहा है कि उनकी ऊंचाइयों के आरोही क्रम के अनुसार खड़े हैं, तो बीच में कौन खड़ा है। पहला है कि ए सबसे लंबा है और सी ए के बगल में खड़ा है। ए सबसे लंबा है, ठीक है, और सी जो है वो ए के बगल में खड़ा है। उसके बाद आई सबसे छोटा है
और एफ आई के आगे खड़ा है, एफ आई के आगे खड़ा है। तो अब हमको ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये और ये, यानी बचा कौन सा, ए मिल गया, सी मिल गया, एफ मिल गया, आई मिल गया, बचा जी, यानी हमको बीच में जी चला जाएगा, यानी दोनों कथन को मिला देंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो एक साथ दोनों कथन पर्याप्त है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए प्रश्न को बढ़िया से पढ़ना है और बताना है कि कथन दोनों से मिलकर बनेगा कि नहीं बनेगा। जैसे एम, ओ, पी और क्यू एक कतार में खड़े हैं, तो कतार के सबसे अंत में कौन खड़ा है, सबसे अंत में बताना है। एम कर्मचारियों के साथ बातचीत के काउंटर पर है। ओ और पी एम और क्यू के बीच खड़े हैं। ओ और पी जो है एम और क्यू के बीच खड़े हैं। तो हमको पता नहीं चल रहा है कौन अंत में सबसे खड़ा है, क्योंकि कंफर्म नहीं है। तो यहाँ पर ही दोनों कथन पर्याप्त नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, अब ये जो क्वेश्चन है वो आजकल एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो जा रहा है, क्योंकि इस क्वेश्चन को बोलते हैं इन इक्वलिटी। ठीक है, इन इक्वलिटी में क्या होता है, सिंपल सा है, इसमें 3 गेट होते हैं। ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल होता है। ठीक है, इसमें क्या कंडीशन है कि ये जो गेट है इस तरह से गेट को हम एंट्री करेंगे, और ये जो गेट होते हैं इनमें से ये वाला गेट बंद रहता है। तो जब भी हम गेट में एंट्री करेंगे हमेशा ये वाले एंट्री करेंगे, जिस तरह से मेरा दोनों मुंह खुला रहेगा ना, उसी प्रकार से हम एंट्री करेंगे। और जहाँ तक हमको पहुँचने के लिए बोलेगा, यदि हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं तो वो मेरा कथन सही हो जाएगा। अगर हम वहाँ तक नहीं पहुँचते हैं तो वो मेरा गलत हो जाएगा। कहने का मतलब है हमें जो टारगेट दिया रहेगा, अगर हम उस टारगेट को पूरा कर लेंगे तो वो मेरा कथन सही है। अगर हम टारगेट तक नहीं पहुँच पाते हैं इसका मतलब है कि वो मेरा गलत हो जाएगा। ये बराबर का मतलब होता है कि हम कहीं से भी एंट्री कर सकते हैं। इसका मतलब है इसमें दोनों तरफ से गेट खुला रहता है, और ये वाला में ये गेट बंद होता है और ये गेट खुला होता है। तो हम पढ़ते हैं निष्कर्ष। ये आपको कथन दिया हुआ है। ठीक है, पहला कथन है जेड वाई, यानी हमको जेड से, देखिए ये हमको कथन निष्कर्ष है कि हमको जेड से वाई तक किसी तरह पहुंचना है। अगर पहुंच जाते हैं तो जेड से वाई, तो जेड कहाँ पर ये, देखिए ये जेड से हम ओ चले गए, जेड से कहाँ गए, ओ गए। ठीक है, जेड से हम ओ तक पहुंच गए, उसके बाद ओ से हम डी पहुंच गए, और डी से हम वाई भी पहुंच गए, यानी ये मेरा पहला सही हो गया। दूसरा है सी और ये ओ है, यानी हमको ओ से सी तक पहुंचना है। तो ओ से सी तक पहुंचने के लिए कहाँ जाएंगे, देखिए मैं ये मेरा ओ है, ओ से हम टी गए, टी से एस गए, एस से यू गए, यू से फिर हम सी तक नहीं जा सकते, यानी दूसरा निष्कर्ष गलत है। तो केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। यदि आप उस टारगेट तक पहुँच जाते हैं तो आपका कथन सही हो जाएगा। यदि आप उस टारगेट तक नहीं पहुँचते तो आपका कथन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इसमें सेम वही आपको कथन दिया हुआ और ये निष्कर्ष है, यानी ये एच लेस देन एल है। तब इधर से नहीं देखेंगे, हम चेक करते हैं कि हमको एल से एच तक पहुंचना, क्योंकि ये हमारा एंट्री गेट होता है। तो एल से एच तक पहुंचना किसी तरह, तो एल खोजेंगे, एल मेरा यहाँ पर है, ये एल है। तो एल से हम आई गए, आई से हम एच गए, यानी एच पहुंच गए। ये हमारा पहला सही है। दूसरा है हमको एच से कहाँ तक जाना है, एल तक जाना है। तो एच से हमको एल तक जाना है, तो ये एच से आई, यानी हमारा एच से आई तक तो हम जा ही नहीं सकते क्योंकि गेट बंद है, यानी दूसरा मेरा कथन गलत है। तीसरा हमको है क्यू एच, यानी हमको एच से क्यू तक जाना है। तो एच से हम कहीं नहीं जा सकते क्योंकि आगे ही गेट बंद है, ये भी मेरा गलत है। तो केवल मेरा एक निष्कर्ष सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित शब्दों के लिए सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त वेन आरेख चुनना है। हाइड्रोजन है, गैस है, हीलियम है।
तो हाइड्रोजन गैस जो होता है वो अलग होता है, हीलियम भी अलग होता है, लेकिन दोनों क्या है, गैस है, तो गैस के अंदर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हुए एक्स घड़ी की सुई की दिशा में 205 डिग्री मुड़ जाता है और फिर घड़ी की दिशा के विपरीत 160 डिग्री में मुड़ जाता है। अब एक्स किस दिशा में मुंह किए हुए हैं? तो ये आपको नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। ठीक है, तो ये मान के चलो किस में लिखा है, उत्तर की ओर मुंह किए हुए, ये उत्तर की ओर मुंह किए हुए है। और घड़ी की सुई की दिशा, घड़ी जो होता है वो कैसे घूमता है, घड़ी इस प्रकार से घूमता है, यानी हमको ऐसे घूमना है। तो कितना घूमना है, 205 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ 90 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ 180 हो जाएगा। अब 180 में हमको और कितना जोड़ेंगे कि 205 डिग्री होगा। तो इसमें से अगर हम 180 डिग्री घटाते हैं तो जी 5 के 5 हो जाएगा और 9 में से 8 जाएगा तो 1, यानी हमको 25 डिग्री घूमना है। कितना, 25 डिग्री और हमको घूमेंगे तो 25 डिग्री घूमने के लिए हमको कम से कम इतना आना पड़ेगा, यानी हम यहाँ तक पहुँच गए। विपरीत हमको 160 डिग्री वापस घूमना है, विपरीत जाना है। तो यहाँ से हमको 25 फिर 45 जोड़ेंगे, 90 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 190 में अगर 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 115। 115 में हम फिर से 45 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे, यानी ये हमको बन गया उत्तर और ये है पूरब, उत्तर पूरब बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, किसी कुछ भाषा में उत्तर पश्चिम बन जाता है, दक्षिण पूरब बन जाता है और पूरब उत्तर हो जाता है, तो सूर्योदय किस दिशा में होता है? ठीक है, जैसे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि उत्तर जो है वो क्या बन जा रहा है, पश्चिम बन जा रहा है, मतलब कि ये यहाँ से यहाँ आ गया। और पश्चिम जो है वो क्या बन जा रहा है, उत्तर हमारा पश्चिम बन गया और दक्षिण जो है वो क्या बन जा रहा है, पूरब बन जा रहा है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये घड़ी के विपरीत दिशा में आ रहा है लेकिन 90 डिग्री घूम रहा है। उसके बाद है और पूरब जो है वो उत्तर बन जा रहा है, ये भी सही है। तो पूछ रहा है तो सूर्योदय किस दिशा में होता है? तो सूर्योदय जो होता है वो हमारा कहाँ होता है, पूरब में होता है। तो अब हमारा कहाँ पर हो जाएगा, ये उत्तर की ओर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, 50 छात्रों की एक कक्षा में 18 छात्रों ने साहित्य, 26 छात्रों ने भाषा और 2 छात्रों ने साहित्य तथा भाषा दोनों विषय लिए हैं। ठीक है, इसमें टोटल मेरे पास 50 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं, 50 है, जिसमें से एक साहित्य है और दूसरा क्या है, भाषा है। तो S फॉर साहित्य और B फॉर भाषा। ठीक है, तो 18 छात्र है जो साहित्य लिया है और 26 छात्र जो है वो भाषा ले लिया है और 2 छात्र ऐसा है जो दोनों ले लिया है। ठीक है, तो हमको केवल एक साहित्य चाहिए, तो 18 में से ये 2 माइनस करेंगे तो ये 16 हो गया और 26 में से 2 जाएगा तो 24 हो जाएगा। ये जो आता है ये अंदर वाला केवल एक चीज के लिए आता है, मतलब कि ये केवल साहित्य में है और ये जो 24 है ये केवल भाषा में है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है केवल साहित्य में नामांकन कराने वाले छात्रों की संख्या कक्षा के कुल छात्रों से कितना प्रतिशत है? तो कहने का मतलब ये हमारा 16 केवल साहित्य में बोला, तो केवल साहित्य में 16 है। कितने हैं, 16 है मेरे, तो ये 16 का 16 हो जाएगा। अब परसेंटेज लाने के लिए पूछा कि पूरा कक्षा में, यानी टोटल मेरे पास 50 विद्यार्थी हैं, तो 50% के लिए मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, 50 से काटूंगा तो 2 बार में और 16 में 2 से गुना करूँगा, 16 दूनी 32, यानी 32% इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18,
प्रश्नवाचक ची के स्थान पर के आएगा। तो हम क्या करेंगे, साथ में अगर हम 13 जोड़ेंगे तो 20 आ जा रहा है, हमको 27 नहीं आ रहा। फिर साथ में 13 से गुणा करेंगे तो 91 आ जा रहा है, यानी जोड़ने पर भी नहीं आ रहा, गुणा करने पर भी नहीं आ रहा। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा 13 है तो 13 का 13 लेते हैं, और ये 7 को हम क्या करते हैं, इसमें 2 से गुणा करके जोड़ देंगे तो 7 दूनी 14, 4 3 7 1 1 2, यानी 27 हमको आ गया। उसी प्रकार से ये 54 है, 45 में 2 से गुणा करेंगे, 45 दूनी 90, जोड़ के देखते हैं 4 9 5 14, 144 आ गया। यानी इसमें बीच वाले को 2 से गुणा करके ऊपर जोड़ दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, 32 में 2 से गुणा करेंगे, 32 दूनी 64, ये हमको 68 लाना है, इसमें 4 जोड़ देंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, 50 छात्रों की एक कक्षा में, सेम वही क्वेश्चन है, आपको ये साहित्य हो गया और ये वाले आपको भाषा है। तो भाषा के लिए आपको 26 दिया हुआ है और साहित्य के लिए आपको 18 दिया हुआ है। 2 विद्यार्थी दोनों के लिए, तो केवल एक निकालना होगा, तो 18 में से 2 हो गया 16, ये हो जाएगा 24। प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, प्रश्न पूछ रहा है कितने छात्रों ने एक ही विषय में नामांकन किया। तो एक ही विषय में आपको ये वाले पाठ हो जाते हैं और फिर ये वाले हो जाते हैं, यानी 16 एक है और एक हमारा 24 है, 6 4 10 3 1 4, यानी एक ही सब्जेक्ट में भाग लेने वाले 40 है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ में यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा। किसी कूट भाषा में कीन को इतना लिखा जाता है, तो ये इसका कोड क्या होगा। तो मैं हर एक वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अल्फ़ाबेट वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको ए से लेके जेड तक सारे नंबर याद करना होगा, और ए से लेके जेड तक सारे अपोजिट लेटर भी आपको याद करना होगा। तो जैसे ये के डबल ई एन ये आपको दिया हुआ है, इसका कोड क्या है, पी भी एम। तो के का कोड होता है 11, ई का कोड होता है 5, इसका भी 5, इसका 14 होता है। पी का कोड होता है 16, भी का होता है 22, इसका भी होता है 22, एम का कोड होता है 13। अब क्या करते हैं, अब हमको ये भी याद रखना होगा के का उल्टा क्या होता है। अगर जोड़ने पर 27 आ जा रहा है, 22 5 27, 22 5 27, 14 13 27, यदि दोनों अल्फ़ाबेट को जोड़ने पर 27 आ जा रहा है, इसका मतलब कि वो इसका अपोजिट लेटर लिखा हो गया। तो के का अपोजिट पी होता है, ई का भी होता है, एन का एम होता है। यहाँ पर क्या लिख रहा है, अपोजिट लेटर। तो उसी प्रकार से पी ई ए एल, तो पी का अपोजिट के, ई का भी होता है, ए का जेड होता है, एल का ओ होता है, के वी जेड ओ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते हैं, और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।